हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का 1813 से 1858 तक। उसमें चार्टर एक्ट 1813 था। इसमें दो चीज़ मेन था, एक मॉडर्नाइजेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन, और दूसरा था क्रिश्चियन मिशनरीज। और जो कंपनी का जो भी वो चार्टर था उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिया था। फिर चार्टर एक्ट 1833 था, उसमें गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, सारा पावर उसमें कंसंट्रेट कर दिया था। फिर जो कमर्शियल फंक्शन है कंपनी का वो ख़त्म करके उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। एक लॉ मेंबर ऐड किया था। तो पहले 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद ये 3 हो गया पिट्स इंडिया एक्ट से, फिर 4 हो गया 1833 के एक्ट से। और ये लॉ मेंबर था। इसको क्या मतलब इसको डेलीगेट किया गया पावर कि ये जो इंडियन लॉज है उसको वो करेगा, कोडिफाई करेगा, और उसके कारण बना आईपीसी, सीआरपीसी जो भी बना। फिर एक अटेम्प्ट किया था कि जो अपॉइंटमेंट है सिविल सर्विसेज में कंपनी के सर्वेंट्स को, उसको ओपन कंपटीशन से किया जाए, लेकिन उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको बहुत अपोज किया, तो उसको मना कर दिया गया, मतलब उसको खारिज कर दिया उस प्रोविजन को। 1853 में जो कंपनी का रूल है उसको एक्सटेंड किया था, लेकिन कोई ड्यूरेशन नहीं दिया था, अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट्स। फिर जो मेन उसमें प्रोविजन था, सबसे मेन प्रोविजन कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको डिस्टिंग्विश कर दिया था। तो एग्जीक्यूटिव जो 4 मेंबर्स थे एक्सक्लूडिंग द गवर्नर जनरल, और लेजिस्लेचर में बोला कि 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बनेंगे। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलेगा तो 11 मेंबर मिलेंगे। एक हो गया गवर्नर जनरल, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर, जैसे पार्लियामेंट मिलता है। और जब वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे मिलेगा तब उसमें केवल गवर्नर जनरल होंगे और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, जैसा आज के समय में कैबिनेट का मीटिंग होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है। उसके बाद जो 1833 में नहीं हो पाया था कि ओपन कंपटीशन लेके आए कि जो भी सिविल सर्वेंट सब अपॉइंट होंगे वो ओपन कंपटीशन से होंगे। और क्राउन का कंपनी पे इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे, उसका जो स्ट्रेंथ था उसको 24 से घटा के 18 कर दिया था, और बोला था कि 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो क्राउन नॉमिनेट करेगा। फिर 1857 में रिवोल्ट होता है। उसमें जो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में फेस करता है उसको लगता है कि जो क्राउन का मिसमैनेज, क्राउन नहीं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मिसमैनेजमेंट के कारण वो रिवोल्ट हुआ है। और इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्रिटिश पोजेशंस है, जो आर्मी है, जो भी चीज़ इंडिया में है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में। तो मेनली जो ये एक्ट था वो इंग्लैंड में जो वो था मशीनरी था उसको चेंज करने के लिए लाया था। तो सबसे पहले तो जो कंपनी था उसको लिक्विडेट कर दिया। लिक्विडेट करने का मतलब एक तरह से उसको ख़त्म कर दिया, और जो भी उसका पावर था, टेरिटरीज था, रेवेन्यूज था, सब ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को एबॉलिश कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था, इसको भी एबॉलिश कर दिया। इनका जगह पे लाया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको एक काउंसिल दिया गया 15 मेंबर का, और वो डायरेक्ट वो कॉन्वर्सेशन कर सकता था थ्रू सीक्रेट, मतलब सीक्रेट कॉन्वर्सेशन कर सकता था वॉइस रॉय के साथ विदाउट इंक्लूडिंग द इन्वॉल्विंग द काउंसिल। फिर पीरियोडिक रिपोर्ट्स देना था उसको। बेसिकली ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जैसे आज के कोई भी जो मिनिस्टर होता है उस वो जैसे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल था। और अल्टीमेटली जो इंडिया में हुआ वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के उसको कर दिया वॉइस रॉय। वॉइस रॉय कोई भी होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, और ही वाज वर्किंग अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो भी लेजिस्लेशन होगा या ऑल मैटर्स कंसर्निंग लेजिस्लेशन, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक वर्क्स, जॉब्स, न्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, रेलवेज, मतलब जितना भी इंडिया में हो रहा है सब एसओएस करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको इम्प्लीमेंट करेगा वॉइस रॉय। इसके पहले हम लोग 1773 से 1793 इसके पहले कर चुके थे, तो ये लास्ट वीडियो में था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे राइज ऑफ नेशनलिज्म। उसमें देखे थे नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है।
और उसमें कुछ फैक्टर्स था जिसके कारण इंडिया में नेशनलिज्म का मॉडर्न नेशनलिज्म का एडवेंट हुआ है। पहला था इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। केवल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से नहीं आया, लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हम जो फेस कर रहे हैं वही दूसरे भी फेस कर रहे हैं, दूसरे क्लासेस फेस कर रहे हैं, तो क्लास में यूनिटी आया। दूसरे रीजन्स फेस कर रहे हैं तो रीजनल वो जो रीजन्स थे, बॉम्बे, बंगाल, जो हिंदी बेल्ट है, मद्रास है, वो सब में यूनिटी आया। फिर मिडिल क्लास भी थोड़ा डिसइल्यूजन हो गया धीरे धीरे 1860s के बाद ब्रिटिश रूल से। वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, उन लोगों को पता चला कि यार वहाँ इंग्लैंड में तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ है नहीं, वहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है यूरोप में, हमारे यहाँ नहीं है। तो जो ब्रिटिश प्रोफेस कर रहे हैं कि हम इंडिया में लाएंगे, वो बस बोल रहे हैं, वो असल में इंडिया में हो नहीं रहा है। तो उनका जो वो बोल रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर था। तो इसके कारण जो ब्रिटिश रूल था उससे लोग थोड़ा उनको लगा कि उसका जो लेजिटिमेसी है वो थोड़ा खतरे में आया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स नॉर्थ इंडिया में फेस हो रहा है वही साउथ इंडिया में फेस हो रहा है, वही करप्शन है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर साउथ में कोई फेमिन आता है तो नॉर्थ में भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बस व्यू बनना एक इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, व्यू को शेयर करना भी इम्पॉर्टेंट है, और व्यू को बनाना भी अपने आप में एक प्रेस का काम रहा है। तो वो करता क्या था, तो ऑफिशियल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक तो उसको बनाया कि देखो ऐसा होना चाहिए। जैसे दादा भाई नेहरू जी समझ गए कि हाँ जो ड्रेन हो रहा है वो इंडिया को पोवर्टी की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन वो लोगों को कैसे बताएंगे, या दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलिजेंसिया है, मिडिल क्लास है, उनको कैसे बताएंगे, तो वो प्रेस के थ्रू बताएंगे, सबसे मिल थोड़ी सकते हैं। उसके बाद ढेर सारे ये थे नेशनलिस्ट लिटरेचर में, जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी का आनंद मठ मठ है, और उसके पहले एक दीन बंधु मित्रा का नील दर्पण आया था। फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में राइटर्स थे। फिर इंडिया का जो पास था उसका रीडिस्कवरी हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश बोल रहे थे कि तुम्हारा जो इंडियन कल्चर है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत इंफीरियर है कंपेयर टू यूरोपियन कल्चर, इन पर्टिकुलरली द इंग्लिश कल्चर। तो इन लोगों ने फिर अपना पास्ट को देखा कि नहीं, हमारा पास्ट तो एक तो इंग्लैंड से ज़्यादा पुराना है और बहुत रिच है, हमारे पास कल्चर है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स इतना ज़्यादा है हमारे पास, केव आर्किटेक्चर, कुछ भी जो भी है हमारे पास इंग्लैंड से ज़्यादा है। तो उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट उन्होंने क्या दिया कि जब इंग्लिश आए उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। ऑल्दो डिक्लाइन उस ठीक है, कोई आर्ग्यू करेगा कि नहीं नहीं, जब मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे उसके बाद कल्चरल स्टैग्नेशन आ गया था, लेकिन मेन बात ये था कि जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, जो कल्चरल डिक्लाइन है, वो इंग्लिश के आने के बाद बहुत ज़्यादा वो तेज हो गया। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये हर फील्ड में था, आर्मी में था, सिविल सर्विसेज में था, जुडिशरी में था, ये सब में होता था कि एक रैंक के ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाता था इंडियंस को। तो ये एक ट्रेवेलियन का हम लोग स्टेटमेंट देखे थे कि जो एक इंडियन, एक यूरोपियन है, उसके बाद का ज़्यादा वैल्यू है कोर्ट में कंपेयर टू एनी नंबर ऑफ हिंदूज, यू कैन रीड दैट एज इंडियंस। फिर लिटन का एक रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन आया, जो सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम है उसका एज कम किया 21 से 19। 1877 में दिल्ली दरबार लगा, उसमें उस समय ह्यूज फेमिन चल रहा था इंडिया में। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया, आर्म्स एक्ट आया, सेकेंड अफगान वॉर हुआ। तो इंडियंस को रियलाइज़ हुआ कि यार जो अल्टीमेटली जो इंग्लिश है वो इंडिया का बेनिफिट नहीं चाहते हैं। फिर रिपन आए, वो उनका एक बहुत लिबरल रिजीम था, वो वर्नाकुलर प्रेस को एक्ट को रिपील किया, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका रेजोल्यूशन लाया 1882 में। तो इसको बाकी जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे वो लोग अपोज करने लगे। तो इंडियंस को फिर ये समझ में आया कि देखो ये ऑर्गेनाइज होते हैं इंग्लिश और ये अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन इंडियंस जो है वो डिवाइडेड है, चाहे वो रीजन हो, लैंग्वेज हो, कास्ट हो, क्लास हो, और इसलिए हमारा जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इस बिल ने, ये रिपन लेके आए, इस बिल ने बोला कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस को भी ट्राई कर पाएंगे, मतलब वो उनको उनका केस देख लेंगे। तो जो भी यूरोपियंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, खास करके इंग्लिश लोग, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस बिल को फोर्स किया कि वापस लिया जाए। तब इंडियंस को एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ
कि इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन हेल्प देम टू मीट देयर डिमांड्स। फिर कुछ प्री इंडियन मतलब प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनलिज्म था, उसमें दो पार्ट था, एक प्री 1857 रिवोल्ट, एक पोस्ट 1857 रिवोल्ट। प्री 1857 रिवोल्ट जो था उसमें क्या था कि ये लोग लैंडलॉर्ड्स या जो लैंड होल्डिंग क्लास है वो लोग उसको वो लीड करते थे, तो वो अपना पर्टिकुलरली अपने क्लास का वो डिमांड्स रखते थे। फिर पोस्ट 1857 में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, जो मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ था वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, उसने रियलाइज किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया को उस हद तक बेनिफिट, उस हद तक या किसी वे में बेनिफिट नहीं कर रहा है। लेकिन उनको ये लगता था बहुत देर तक, अराउंड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो खराब है, लेकिन ब्रिटिश खराब नहीं है। तो इफ वी कैन कन्वे आवर मिजरीज टू द पार्लियामेंटेरियंस इन इंग्लैंड, टू द जनरल पब्लिक इन इंग्लैंड, तो हमारा जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन तब भी इन लोगों ने देखा कि हमारा जो ऑर्गेनाइज, और ये पहले ही समझ गए कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो इनका ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड थे, जो लैंड ओनिंग क्लास, जैसे बंगा भाषा प्रकाशिका सभा या जमींदारी एसोसिएशन, तो नाम ही है जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये सब जो थे, इनको रियलाइज हुआ कि ये हमारा जो नीड्स है उसको, जो हम जो करना चाह रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया दादा भाई नेहरू, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसे ही हर प्रोविंस में बना। फिर आया इन लोगों का मेन जो एक्टिविटीज था वो क्या क्या था। तो एक तो हुआ कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेक्स लोकी एक्ट। ये इस एक्ट ने क्या किया कि जो कन्वर्ट्स हो गए, जो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं, वो अगर कन्वर्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी में, तब भी उनको इनहेरिटेंस का राइट रहेगा। फिर इनकम टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अफगान वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और इल्बर्ट बिल के फेवर में और वो किया, प्रोटेस्ट तो नहीं उसको बोलेंगे, जो भी उसको सपोर्ट किया। तो ये हम लोग यहाँ तक हम लोगों का कवर हुआ था। अब है हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये फॉर्मेशन होता है इसका दिसंबर 1885 में, और इसमें 2025 जो मेंस हुआ है उसमें एक डायरेक्ट सवाल पूछा है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी पे। डायरेक्ट सवाल है, सिंपल सा। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या था कि एक बंदा है एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो ये डेवलप हुआ कि उसने अपने ब्रिटिश रूल को बचाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करवाया। तो उसने क्यों, उसको क्यों लगा कि ऐसा होने वाला है, तो उसका एक बायोग्राफर है वेडरबर्न, वो उसका फ्रेंड भी था। तो उसने उसके बायोग्राफी में क्या लिखा कि जो ह्यूम है उसको कुछ लोगों ने, वो कुछ लोग कौन है ये पता नहीं चलता है, वो साधु हैं, गुरु हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो वो लोगों ने इसको बताया है कि ऐसा कुछ, इतना सारा रिपोर्ट इसको मिला है कि इंडिया में एक इम्पेंडिंग रिवोल्ट होने वाला है 1857 के तरह के लाइंस पे। तो वो फिर उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डुफ्रेन, उसके पास जाता है और वो बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो डुफ्रेन उसको बोलता है कि भाई तुम कांग्रेस का गठन कर दो, ताकि जो मास रिवोल्ट ना हो, वो एक वेंट कर सके, जो पब्लिक डिसकंटेंट है वो वेंट हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब वेडरबर्न तो जो है वो लिखा है अपना, उसमें अगर आप बिपिन चंद्रा को पढ़िएगा, उसमें जो सेफ्टी वॉल थ्योरी में, उसमें ये है कि जो ह्यूम है, एओ ह्यूम, इसका कुछ जो ओकल्ट बोलते हैं, ओकल्ट जो मतलब जो जिसको बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड, लेकिन जो काला जादू ये सब होता है, वो सब करने वाले लोगों से इनका कुछ कनेक्शन था। और ये बोलते थे कि ऐसे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, इसका वो सब था, इसको वो सब लोगों पे भरोसा था, और उन लोगों ने इसको रिपोर्ट दिया है। तो बिपिन चंद्रा उसको पूरा वो जाते हैं सोर्स में कि क्या है क्या नहीं है। इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को रजनी पामदत्त ने उसको किया, प्रोपाउंड किया कि हाँ ये सही है। लाला लाजपत राय ने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए ये किया, यूज़ किया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर जो सक्सीडिंग फेज होगा वो ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, और जो रिसीडिंग होगा वो मॉडरेट दिखेगा।
जब सूर्यनाथ बैनर्जी आए तो वो जमींदार के सामने बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, लेकिन गांधी जी के सामने वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये चला कि सेफ्टी वॉल थ्योरी मतलब कांग्रेस को एक उसके लिए बनाया गया है। अब इसमें अगर आप सोचिए, सबसे पहला बात तो ये आता है कि कांग्रेस का जो पहला मीटिंग होता है उसमें 72 डेलीगेट्स आते हैं। अगर एक कंट्री वाइड जो डिसकंटेंट है वो ये 72 लोग कैसे कंट्रोल कर लेंगे। मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जिसमें केवल लॉयर्स आ रहे हैं और मिडिल क्लास आ रहा है, और जो डिसकंटेंट है वो पेजेंट में है, वो वर्कर्स में है, वो उसको क्या कंट्रोल करेगा। सबसे पहला तो ये। दूसरा बात ये कि जो कांग्रेस का फॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि वैक्यूम में हो गया, कि आउट ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि एओ ह्यूम को दिमाग में आया कि हाँ भाई कांग्रेस, या डुफ्रेन को दिमाग में आया। जैसा हम लोग देखें कि प्री 1857 में भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, फिर पोस्ट 1857 में ढेर सारे बने, और तब तक जो नेशनलिस्ट थे उनके दिमाग में ये बात बैठ गया था कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो है एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। और उस वे में ये कांग्रेस बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस डिड नॉट टेक प्लेस इन अ पॉलिटिकल वैक्यूम। द एजुकेटेड इंडियंस वर ग्रेजुअली गेटिंग politically aware. They had found various organizations during the 1860s and 70s. By the 1880s, they had begun to feel the need of an all India organization to put forth their views and grievances. तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस चल ही रहा था। उसमें एओ ह्यूम आ गए, उसने ऑर्गेनाइज कर दिया और लोगों ने बना लिया। तो एक ये कहना कि कोई इम्पेंडिंग रिवोल्ट को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ये गलत है। दूसरा ये कहना कि एक अंग्रेज ने आकर के वो बना दिया, ये गलत है, क्योंकि इंडियंस उस रास्ते पे पहले से ही चल रहे थे। फिर दूसरा बात है कि अगर ह्यूम नहीं होता, हटा दो ह्यूम को, मतलब होता ही नहीं उस दुनिया में, तो क्या और कांग्रेस नहीं बनता क्या? या कांग्रेस नहीं बनता तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता क्या? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो किया ही था, इसलिए वो 1885 में वो उसमें नहीं थे, तो वो चल ही रहा था। In 1885 itself, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी organized the Indian National Conference as an all India forum। तो ट्राई तो कर ही रहे थे लोग, तो ह्यूम मिल गया। ह्यूम का इन लोगों को क्या लगा कि अगर हमारे साथ एक ब्रिटिश रहेगा तो जो रैथ है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो हम पे उतना डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। दूसरा जो ह्यूम था उसका डुफ्रेन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, और ये भी था कि जो वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था और बाकी सिविल सर्वेंट से भी उसका कोई रिलेशन नहीं था, अच्छा नहीं था। तो ये बिपिन चंद्रा क्या लिख रहे हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज नॉट अ सडन इवेंट और अ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट। It was the culmination of a process of political awakening that had its beginning in the 1860s and 70s and took a major leap forward in the late 1870s and early 1880s. The year 1885 marked a turning point in this process, for that was the year the political Indians, the modern intellectuals interested in politics, who no longer saw themselves as spokesmen of narrow group interest, जो earlier जमींदारी association type लोग थे, but as representatives of national interest vis-a-vis the foreign rule, as a national party saw their efforts bear fruit. The All India Nationalist body that they brought into being was to be the platform, the organizer, the headquarters, the symbol of the new national spirit and politics. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ये मतलब मिथ है या जो भी है कि कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व की तरह बनाया गया। और एक आर्गुमेंट ये भी है, एक जो हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट है कि मान लिया जाए कि हाँ कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के तौर पे बनाया गया, लेकिन उसी कांग्रेस ने तो आगे चल के फिर ऐसा हरकत किया जो अंग्रेजों को प्रॉब्लम किया ना। उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो अगर मतलब ये हाइपोथेटिकल हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है। अगर वो होगा कि सेफ्टी वॉल के तौर पे उसको बनाया गया, तो भी तो बाद में वो सेफ्टी वॉल वो खराब हो गया ना, वो तो उल्टा ही पड़ गया। फिर तो रियलिटी भी देख ही लिया। फिर जब कांग्रेस बना तो उसके जो लीडर्स हुए उनको वो कहलाए मॉडरेट्स। अब देखिए जब तक एक्सट्रीमिस्ट नहीं आए उनको मॉडरेट्स नहीं कहा गया, बिकॉज ये जो है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ये कंपैरेटिव है।
जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि जो सक्सीडिंग स्टेज होता है वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट दिखता है। जैसे मोतीलाल नेहरू 1928 नेहरू रिपोर्ट लाते हैं, उसमें डोमिनियन स्टेटस है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उसका अपोज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा डिमांड होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा रेडिकल होगा। तो ये जो जब कांग्रेस बना तो उसके सामने जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, या जो चैलेंजेस बिफोर द मॉडरेट्स था वो क्या था। सबसे पहले तो वो था कि टू क्रिएट एन इंडियन पीपल। मतलब कोई बंगाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, सिख है, इस चीज़ को भूल करके एक इंडियन पीपल बनाना। जैसे आज क्या होगा कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा, माने कि चलो ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारा अटैक करता है बांग्लादेश, तो कोई ये थोड़ी बोलेगा तमिलनाडु में कि अरे बंगाली बंगाली लड़ रहे हैं क्योंकि वन वेस्ट बंगाल है तो हम क्यों जाए। वेस्टर्न बॉर्डर पे उधर पंजाब है, दोनों साइड पंजाब है, दोनों साइड सिख है, तो ये थोड़ी बोलेगा कि अरे सिख लोग लड़ रहे हैं, रहने दो। वो बोलेगा कि नहीं, इंडियन पे अटैक किया है पाकिस्तानी ने या बांग्लादेशी ने। तो वो एक जो इंडियन नेशन जो बनाना था वो सबसे बड़ा चैलेंज था, कि लोगों के दिमाग में ये डालना कि एक है हम लोग और हमारा जो एनिमी है वो एक है, वो ब्रिटिश है। ये चीज़, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और ये इसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नेशन इन द जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो इवन पोस्ट 1947 में भी वो चल रहा था और आज भी चल रहा है। इस ये इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे अभी क्या है, अभी अगर आप देखोगे तो क्रिकेट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियंस को एज अ होल बना। जब इंडियन टीम किसी टीम को हराता है, पाकिस्तान को हराता है या ऑस्ट्रेलिया को हराता है, तो सब खुश होते हैं कि इंडियंस, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्थ इंडियन के प्लेयर है तो साउथ वाले खुश नहीं हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। दूसरा है सिनेमा। अब तो साउथ इंडिया के भी सिनेमा नॉर्थ इंडिया में उतने ही पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक कल्चरल टूल है नेशन बिल्डिंग में। तो ये जो 1850 1885 उसके भी पहले जो स्टार्ट हुआ वो अभी भी चल रहा है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था मॉडरेट्स के सामने। और क्यों सबसे बड़ा चैलेंज, हम जब हम बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, तो ये चैलेंज तो सबके सामने था। इवन मोतीलाल नेहरू के सामने था, जो स्वराजिस्ट थे या नो चेंजर्स थे या वल्लभ भाई पटेल नेहरू, सबके सामने था। इनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए था कि इनको स्टार्ट करना था वो प्रोसेस। गाड़ी को, मतलब इंजन को स्टार्ट करना था। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ठीक है, वो थोड़ा आराम से चल रहा है। अगर स्मूथ, कभी स्मूथ सेलिंग होगा, कभी नहीं होगा। जैसे कम्युनलिज्म आ जाएगा बीच में, रीजनलिज्म आ जाएगा, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म आ जाएगा, लेकिन इन लोगों को स्टार्ट करना था वो प्रोसेस। तो इसलिए इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि टू वेल्ड द इंडियन पीपल इनटू अ नेशन। फिर दूसरा जो चैलेंज था वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि जो कॉलोनियलिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है। केवल ये बोल देना जनता के सामने कि, या लोगों के सामने कि अरे तुम्हारा जो वो है ना, जो जो भी हाल है वो अंग्रेज़ों के कारण है। अब परमानेंट सेटलमेंट एरिया है, वहाँ पे जो जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है। जैसा हम लोग देखे हैं परमानेंट सेटलमेंट उसमें, जब जमींदार को मिल गया राइट कि तुम लैंड के ओनर हो, तो ब्रिटिश से डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया पेजेंट्स का। वो उनका जो डायरेक्ट एक्सप्लॉइटर हो गया, वो हो गया वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड या वो मनी लेंडर। या अगर कोई रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजन में फॉलो करता है, बिलीव करता है, तो उसका क्रिश्चियन मिशनरी है। तो उसको ये दिमाग में डालना कि देखो तुम्हारा जो सिचुएशन है वो तुमको लग रहा है कि ये तुम्हारा लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्लॉइट इसलिए कर पा रहा है कि वहाँ पे एक कॉलोनियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और उस सिस्टम का, उस स्ट्रक्चर का पार्ट है ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर। तो इवॉल्व एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये उनके सामने एक चैलेंज था। दूसरा, केवल बोल देना कि हाँ ये, मतलब वो समझ गए, समझा दिया जनता को कि भाई देखो कॉलोनियलिज्म तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो जनता बोलेगा ना कि तो उसके बाद क्या होगा। तो एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी क्रिएट करना कि अगर हम इसको हटाएंगे तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या बोले कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, पहले रूइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, फिर अंग्रेजों ने वहाँ पे इंडिया में थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज लाया। तो इंडियन नेशनलिस्ट ने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए हमको, लेकिन ब्रिटिश कैपिटल पे नहीं चाहिए,
हमको अपने कैपिटल पे चाहिए। इंडियन कैपिटल, इंडिया में कैपिटल है और उसके थ्रू हम लोग ये करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। तो एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी बनाना है। जो 1857 के जो रिवोल्ट, जो जिन्होंने रिवोल्ट किया था, वो कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग थे कि एक अल्टरनेटिव व्यू नहीं था उनके पास। फिर क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड द अराउजल, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मतलब जैसे अगर कोई गरीब है, उसको सुबह में वो उठेगा, वो किसान है, वो जाएगा खेत पे, काम करेगा, शाम में आएगा, खाएगा पिएगा, सो जाएगा। बीच में मनी लेंडर आएगा, वो उसको मारे पीटेगा। जमींदार आएगा, लाठी लेके, लठियाल लेके आएगा, मारेगा उसको, पैसा लेके जाएगा। वो उसी में जी रहा है। उसको उस सर्कल से निकाल करके ये बोलना कि देखो, तुम अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन में ध्यान दोगे और तुम मेरे साथ जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भाग लोगे, तो आज नहीं, मे बी 5 साल में भी नहीं, 7 साल में भी नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए जो लाइफ होगा वो बेटर हो जाएगा। ये चीज़ कि पॉलिटिकल क्वेश्चन में उनको इंटरेस्ट जगाना, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर पॉपुलर डिमांड्स उनको फॉर्म करना था। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल कोलोनियलिज्म को ओवरथ्रो कर दो, ये हमारा वो अल्टीमेट गोल है। इनिशियल स्टेज में जब 1870s में तो वो भी नहीं था, 1880s में भी नहीं था कि ओवरथ्रो कर देंगे, इवन डोमिनियन स्टेटस नहीं था उनका एम। लेकिन अलग अलग क्लास के लोग हैं, पेजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, जमींदार्स हैं, ट्राइबल्स हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियन तो उस समय कम थे। सिख्स हैं। सबका अपना अपना वो है, नीड है। कोई एक्सपोर्टर है, कोई इंपोर्टर है, कोई ट्रेडर है, कोई मर्चेंट है, कोई शॉपकीपर है। सबका अलग अलग डिमांड है, सबका अलग अलग नीड है। अल्टीमेट गोल है ब्रिटिश रूल को खत्म करना। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म सबका अपना अपना नीड्स है, सबका अपना अपना डिमांड है। तो उसमें से ऐसा डिमांड क्रिएट करना, एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना कि उसको लोगों के सामने रखा जा सके। अब उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अगर आप उसके सामने रखोगे कि लैंड रेवेन्यू कम करो, तो वो किसान को फायदा होगा, लेकिन जमींदार बोलेगा यार मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, उस कॉन्फ्लिक्ट को भी अकाउंट में लेना है कि जो पॉपुलर डिमांड्स हम बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो पॉपुलर डिमांड्स हैड टू बी फॉर्मुलेटेड ऑन अ कंट्री वाइड बेसिस। ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए, सब चीज़ हर एरिया के लिए, हर लैंग्वेज के लिए, कि लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोगों के लिए, हर क्लास के लिए, सो दैट द इमर्जिंग पब्लिक ओपिनियन में हैव एन ऑल इंडिया बेसिस। दूसरा है, उसके बाद है कि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना है। कि आप सोचो कि दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, कुछ 4-5 बड़े-बड़े नाम हैं, फिरोज शाह मेहता है, गोखले हैं। लेकिन 4-5 लोग एक बड़ा मास मूवमेंट को लीड नहीं कर सकते। एक जो ऐसा स्ट्रगल, जो एक पूरा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिश रूल है उसने एक लेजिटिमेट अथॉरिटी, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें इंडियंस भी पार्ट ले रहे हैं और इंडियंस मान रहे हैं कि वो लेजिटिमेट है। तो उसको ओवरथ्रो करने के लिए अगर आपको कोई मूवमेंट लीड करना है तो यू नीड अ वेरी ब्रॉड लीडरशिप, जो अलग अलग कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, एथनिक बैकग्राउंड से आए। तो एक ये चैलेंज था कि एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप बनाए। अब एंटोनियो ग्रामची एक मार्क्सिस्ट हुए, इटली के। इनको बहुत दिन तक, मतलब जिंदगी इनका जेल में कट गया। इनने एक डायरी लिखा और उसमें एक ये टर्म यूज करते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ अ मूवमेंट। हेडक्वार्टर ऑफ अ मूवमेंट क्या है? जहां आप जो डिमांड्स है उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो, जो अगर आपको मूवमेंट लीड करना है तो उसको, उसका प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हो। अगर एक लेवल ऑफ लीडरशिप अरेस्ट हो जाता है तो दूसरा लीडरशिप कौन, उसके बाद कौन लीडर होगा, मतलब जो पूरा मूवमेंट है उसको प्लान करने के लिए उसका एक हेडक्वार्टर बोला जाता है। तो एंटोनियो ग्रामची के वर्ड्स में एक हेडक्वार्टर बनाना था मूवमेंट का, कि जो जहाँ पे लोग मिल सकें, बात कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, एजिटेट कर सकें। उसके बाद इंटरनलाइजेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी सो दैट इट कुड सर्व द यूनिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, यूनिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? अगर आप यूके का जो, इंग्लैंड का जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या है, सब इंग्लिश लोग हैं। वो आप, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक ऐसा जात है जिसको लोग अलग रखते हैं, जिसको छूते नहीं है, जिसका छुआ हुआ खाते नहीं है। वहाँ उतना है, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ भी है, लेकिन इंडिया में जितना है उतना नहीं है। यहाँ सती था, या विडो का जो सिचुएशन है,
और जो दलित वुमेन है उन पे लैंडलॉर्ड्स कैसा हो तो अल्टीमेट उनको यूज़ करते थे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ज़मींदार है और उसके यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसकी जो बीवी है या जो भी बहन वहन है उसको वो अपना प्रॉपर्टी समझता था। तो इस तरह का एक समाज है। तो केवल हम लोगों को डेमोक्रेसी इंपोर्ट नहीं करना है कि यूके में जैसा डेमोक्रेसी वो इंडिया में आ जाए, या अमेरिका में जो डेमोक्रेसी वो इंडिया में आ जाए। इंडिया का यूनिक नीड्स है और उसके लिए हमको एक यूनिक डेमोक्रेसी चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में दिखता है। जैसे हमारा जो फेडरलिज्म है वो अलग है, वो यूके वो यूएस वाला नहीं है। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पूरा यूके वाला नहीं है, वो अपना इंडिया का अलग है। उसका हाउस ऑफ कॉमन्स को अलग पावर है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अलग पावर है। यहाँ पे जो हाउस ऑफ द पीपल है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसको अलग पावर है। तो और इंटरनलाइजेशन क्या है कि लोग ये समझ सके कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो हमारे लिए सही चीज़ है। वो ऐसा नहीं है कि वो बाहर का चीज़ है उसको हम लोग, क्योंकि बहुत लोग थे जो इस चीज़ को बोलते थे कि नहीं वेस्टर्न जो चीज़ है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नहीं, उसको इंटरनलाइज़ करना है कि ये सही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है और उसको हम लोगों को अपनाना चाहिए। तो ये मेन इनके सामने चैलेंजेस था क्या, कि एक इंडियन पीपल बनाना, एक इंडियन नेशन बनाना, और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। दूसरा कि कॉलोनियलिज्म का अंडरस्टैंडिंग बनाना कि कॉलोनियलिज्म है कैसे, क्या फंक्शन कैसे करता है, एक्सप्लॉइट कैसे करता है। जो इसमें सबसे बड़ा नाम है वो दादा भाई नौरोजी का है इकोनॉमिक क्रिटिक में। आगे देखेंगे अभी। फिर एक नेशनल आइडियोलॉजी, एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना है उसका। उसके बाद है कि जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट जगाना है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल क्वेश्चन में, कि जो सत्ता में जो बैठे हैं उनका जो पॉलिसी है वो हमको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये चीज़। फिर कुछ पॉपुलर डिमांड फॉर्मुलेट करना है, एक हेडक्वार्टर ऑफ द मूवमेंट बनाना है, और एक जो डेमोक्रेसी है उसको इंडिजिनाइज करना है और उसको इंटरनलाइज करना है। अब है क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल बाय मॉडरेट्स एंड देयर डिमांड्स। जो मॉडरेट्स थे उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है वो यही है कि उन्होंने एक प्रॉपर क्रिटिक बनाया। मतलब उन्होंने जो अनकवर किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो काम कैसे करता है, कॉलोनियलिज्म इंडिया में काम कैसे कर रहा है, वो उन्होंने अनकवर किया। इस क्रिटिक को बाद में यूज किया गया, जो बाद के नेशनलिस्ट थे उन्होंने यूज किया जनता को अवेयर करने के लिए कि देखो हमें जो ब्रिटिश रूल है उसको ओवरथ्रो करना क्यों जरूरी है। अब मॉडरेट्स का एक लिमिटेशन भी यही है कि इनका जो ये क्रिटिक था वो उसको यूज नहीं किए। वो बोल रहे थे कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश रूल है उसमें ये खराबी है, ये खराबी है, सब ये वो सब बोल रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी डिमांड नहीं किया कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए। 1905 में जाकर के जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि हम लोगों को सेल्फ रूल चाहिए, और दादा भाई नौरोजी 1906 में बोलते हैं कि वी वांट स्वराज। वो भी कैसा, कि डोमिनियन स्टेटस, हमें इंडिपेंडेंस पूरा नहीं चाहिए। तो वो क्रिटिक को यूज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिक क्या है वो देखते हैं कि द मॉडरेट्स only wanted the removal of undesirable aspects of British rule and not the removal of British rule itself. उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रिटिक था वो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट apparatus। सिविल सर्विस हो गया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें उनको क्योंकि लग रहा था कि जो ब्रिटिश रूल है ना वो कहीं ना कहीं वो अच्छा है, जो क्योंकि वहाँ पे तो जो मदर कंट्री है, मतलब जो इंग्लैंड है, वहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहाँ के तो लोग समझ रहे हैं डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस। तो उनको अगर हम बता देंगे तो वो इंडिया को मॉडर्नाइज करेंगे। दूसरा, उनको लग रहा था कि इंडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करने में मदद किया, चाहे सोशल रिफॉर्म हो, चाहे रेलवेज हो, टेलीग्राफ हो, टेलीग्राफ और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ढेर सारा चीज़ उन लोग बोल रहे थे कि इंडिया में वो लोग लेके आए हैं। तो दे फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल वुड ब्रिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। और एक उनका जो सबसे बड़ा इशू था, जो जिसके कारण बाद में 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, वो थे मासेस। कि मासेस पे उनका वो नहीं था, भरोसा नहीं था। उनको लगता था कि जो मासेस है वो खुद को रूल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश है उनका आर्ग्यूमेंट को और वो फर्दर ही कर रहे थे कि हाँ ठीक है, जो इंडियंस है दे आर नॉट फिट टू गवर्न देमसेल्व्स। It was only in 1995 that Gopal Krishna Gokhale started speaking of self-rule. 1996 दादाभाई नौरोजी, स्वराज। इकोनॉमिक क्रिटिक क्या क्या था?
इकोनॉमिक क्रिटिक देखिए ये इतना सा ही नहीं है, ये बस एक अभी इंट्रो मतलब ये ऐसे ही है, एक पूरा ये है नो ये हैंड आउट है इस पे पूरा इकोनॉमिक क्रिटिक पे, ये फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो उनका जो दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, ये लोग सब लोगों ने बोला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से ब्रिटेन में। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है कि सिंपल सा टर्म है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो इंडिया का वेल्थ है वो ब्रिटेन में जा रहा है। कैसे जाएगा वो आगे देखेंगे हम। फिर जो इन्वेस्टमेंट है ब्रिटिश कैपिटल का, वो इंडिया में उनको क्रिटिसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है उसका जो या ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका नेचर बदल गया है। जब कंपनी रूल था तो मेनली क्या होता था, ये हम लोग वो भी वहाँ से कनेक्ट करिए जो कमर्शियल पॉलिसी पढ़े हैं, कि एक समय पे वो प्लंडर कर देते हैं 1757 के बाद, 1764 बक्सर के बाद दीवानी राइट्स मिला, तो वो लोग सिंपल था उनका कि जो जिसको नवाब बनाया उसे जितना ज़्यादा हो सके पैसा ले लो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ पे लाने लगे। जब ब्रिटेन में कैपिटल एक्यूमुलेट होने लगा और उनके पास कोई एवेन्यू नहीं बचा इन्वेस्ट करने का, तो वो लोग यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करने लगे। तो इसको इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जो कैपिटल है उसका जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया को सब्जुगेट कर रहा है इकोनॉमिकली। मिलिट्री पे हाई एक्सपेंडिचर को क्रिटिसाइज किया। फिर इंडियन पेजेंट्स पे हाई रेवेन्यू डिमांड्स को क्रिटिसाइज किया। ये दो चार एस्पेक्ट है, बाकी बाद में देखेंगे। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांग रहे थे ये, कि जो इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इंपीरियल मतलब जो गवर्नर जनरल का है, और जो प्रोविंशियल है वो गवर्नर्स का है। गवर्नर जनरल तो नहीं, अब यहाँ पे वॉइस रॉय होगा। वॉइस रॉय का जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें रिफॉर्म करो। जो सिविल राइट्स है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, थॉट एंड एसोसिएशन, ये सबको एक्सपैंड करो, हमें हक दो भाई कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो ये मांग रहे थे वो थे प्रेस का फ्रीडम, कि हम जो लिखना चाह रहे हैं उसको आप जो लिखने दो हमें। फिर हायर ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो जिसको आज जो कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, उस रैंक के ऑफिसर से जो ऊपर है उसको इंडियंस को अलाउ करो उसमें जाने के लिए। सेपरेशन ऑफ अलाउ तो हो गया था, लेकिन होता क्या था कि जैसे 21 से 19 कर दिया, इंडिया में हो नहीं रहा है, बाद में इंडिया में होने लगा, वो भी बाद में बहुत बाद में हुआ। तो ये कि जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं हायर सिविल सर्विस में उसको बढ़ाओ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करो, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करो ताकि लोग उसको ऐसा अप्रोच कर सके, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उसको पता नहीं इंग्लिश क्या है, लॉयर को अपॉइंट करना, उसका प्रोसेस क्या है, वो सबको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। फिर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि अफगान वॉर्स को क्रिटिसाइज किया था। गवर्नमेंट को बोला कि जो वेलफेयर है उस पर आप प्लीज खर्चा बढ़ाओ। प्लीज क्यों टर्म ये यूज, क्योंकि वो एक्चुअली यूज करते थे, वो प्रेयर करते थे, पिटिशन करते थे, इरिगेशन पे, फेमिन रिलीफ पे, एजुकेशन पे। फेमिन रिलीफ सोचिए कि आज के सरकार पे कोई बोले कि फेमिन रिलीफ पे बजट में आप डिमांड फॉर ग्रांट में डालो, तो बनता है, लेकिन उस समय के लोग डिमांड कर रहे हैं कि फेमिन रिलीफ करो आप, मतलब सोचो कितना फेमिन आ रहा था उस समय। फिर जो इंडियंस वर्किंग अब्रॉड हैं उनके लिए बोल रहे थे परमानेंट सेटलमेंट एरिया, वो बोल रहे थे कि अदर पार्ट्स में इंट्रोड्यूस करो। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट तो इतना ऑप्रेसिव है, क्योंकि बाकी जगह जो है, जो रेतवारी सेटलमेंट है, महलवारी सेटलमेंट है, उसमें एक प्रोविजन था कि जो लैंड रिवेन्यू है उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट एरिया है उसमें रिवीजन नहीं होता था। तो ये लोग बोल रहे थे कि जो परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम है उसको महलवारी सेटलमेंट और रेतवारी सेटलमेंट में भी एक्सटेंड करो। फिर इनका मेथड क्या था, मेथड देखिए इनका क्या है कि अर्ली कांग्रेसमैन हैड एन इम्प्लिसिट फेथ इन द एफिकेसी ऑफ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब कि आराम से आर्म चेयर बोलते हैं इन लोग, आर्म चेयर, जैसे एक कुछ आर्म चेयर एक्टिविस्ट होते हैं, तो ये आर्म चेयर एक्टिविस्ट थे। ये अपने रूम में बैठते थे, बढ़िया कलम होता था, कागज होता था, न्यूज़पेपर था इनका, उस पर लिखते थे, बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा एडिटोरियल लिखते थे, ओपेड लिखते थे, यही करते थे। ज़्यादा हो गया तो एक पिटीशन भेज दिया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, किसी एक पर्टिकुलर, कोई लगा कि इंग्लैंड में ये एमपी थोड़ा इंडिया के प्रति वो है, लीनियंट है, तो उसको एक लेटर लिख दिया, बस यही था। सेंडिंग प्रेयर्स एंड पिटिशंस,
पासिंग रेजोल्यूशन की कांग्रेस बन गया है 72 डेली, मतलब इतना उस समय इंडियन का पॉपुलेशन कितना होगा, 25-30 करोड़ होगा, और उसमें 72 लोग बैठ के एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है। प्रेस का यूज कर रहे हैं, डेपुटेशन एंड डेलीगेशन भेज रहे हैं ब्रिटेन, पैसा जमा किया, एक कोई आदमी गया वहाँ किसी एमपी से मिल लिया, डिबेट करते थे, डिस्कशन मिलते करते थे, नो मास एक्शन एट अ ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे बताएं जैसे इसका कुछ हुआ ही नहीं, जो कोई काम ही नहीं था, लेकिन उस समय मासेस में भी उतना नहीं था ना, जो जैसे हम लोग देखें कि मासेस में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना है और पॉलिटिकल क्वेश्चन में उनका इंटरेस्ट जनरेट करना है, तो ये उसका मेथड था। अब अगर आप देखोगे तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय चौरी चौरा के बाद मूवमेंट वापस ले लिया 1942 में, लेकिन जब वायलेंस होता है और नॉन कोऑपरेशन से बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, तब भी गांधी जी उसको वापस नहीं लेते हैं, उसको नहीं रिकॉल नहीं करते हैं। तो जो मेथड्स है वो समय के हिसाब से होता है। तो अगर उस समय का देखिए 1870s 80s 1890s, उस समय ये मेथड्स नहीं थे क्योंकि मासेस उस समय उतना अवेयर नहीं थे। पहले उनको अवेयर तो करो कि तुमको लड़ना है हमारे लिए, तब तो वो लड़ेंगे। तो ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जो उस समय के लिए जो मॉडरेट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन है? सबसे पहला नाम तो दादा भाई नेहरू जी का है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल, वोमेश चंद बनर्जी ये आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट है, राज बिहारी घोष, आरसी दत्त, एमजी, या जी होगा सी नहीं होगा, एमजी रानडे, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन त्याबजी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नाम दिया हुआ है। फिर इनका इवैल्यूएशन क्या था, इन लोगों ने किया क्या? अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो मॉडरेट्स हैं वो थे, फिर मॉडरेट्स का लीडरशिप चला गया, फिर एक्सट्रीमिस्ट आ गए, ऐसा नहीं है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साइड बाय साइड चल रहे थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जो लाल बाल पाल हैं, जो मेन एक्सट्रीमिज्म के वो हैं टॉर्च बेरर्स, वो तब भी काम कर रहे थे जब फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये लोग काम कर रहे थे, और इनके जाने के बाद भी काम, फिरोज शाह मेहता का 1915 में डेथ होता है और गोका गो, गो, बाल गंगाधर तिलक का 1920 में। यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब अपलोड करेंगे तो इसको हम ठीक कर देंगे। तो ये समझना है कि दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे। फिर इवैल्यूएशन इनका क्या है, पहले तो अचीवमेंट क्या है, तो अचीवमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा लिमिटेशन देखेंगे। तो अचीवमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले तो वो एक नेशनल अवेकनिंग कर पाए। They succeeded in creating a national awakening and in arousing among the people the feeling that they belong to a common nation, that is India. Common political, economic, social, and cultural bonds were made apparent as well as the existence of a common enemy, British imperialism. इनका जो पहला एम था कि एक नेशन बनाना इंडिया, उसको स्टार्ट करना, उस प्रोसेस को ये वो कर पाए, यहाँ ये उनका अचीवमेंट है। अगर मॉडरेट्स नहीं होते तो अगला जो जनरेशन होता, जैसे सपोज कि 1890s 1880s 90s में कोई लीडरशिप नहीं है, तो अगर 1900s में भी कोई आता तो उसको फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि 1900 में कोई मॉडरेट नहीं रहा है और सीधा आकर के वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, नहीं। उसमें उनको जो मासेस थे उतना अवेयरनेस जनरेट कर पाए ये लोग कि स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट आने से पता चल गया कि ये रिडंडेंट हो चुके हैं मॉडरेट्स लेकिन स्वदेशी मूवमेंट आया, ये जो मॉडरेट्स हैं ये उनका भी अचीवमेंट है। तो एक ये इन्होंने नेशनल अवेकनिंग क्रिएट किया कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है या जो भी अंग्रेजों के खिलाफ एक फीलिंग क्रिएट करना है उनके अगेंस्ट, वो ये सक्सीड कर पाए। फिर they trained people in the act of political work, popularized among them the ideas of democracy, civil liberties, secularism, nationalism. ये वही है कि एक कोई किसान है कहीं बैठा हुआ है कोने में, उसका आम जिंदगी उसका चल रहा है, डेली एक मंडेन लाइफ है, तो उसको ये पॉलिटिकल वर्क केवल ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल काम करना, लेकिन जो आइडियाज हैं कि हाँ देखो ऐसे ऐसा भी एक सिस्टम है जिसमें तुम वोट दोगे और तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके तुम्हारे हक का बात करेगा। ये आइडियल हो गया डेमोक्रेसी का, ऐसा ठीक है, लेकिन ये उनको ऐसा ही बताया गया कि ऐसा एक सिस्टम होता है।
उनको बोला गया कि रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ जो तुम्हारा ज़मींदार है और जो तुम हो, वो जब कोर्ट जाओगे तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ज़मींदार को ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगा। ऐसा एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो कास्ट जो तुम्हारा है वो मैटर नहीं करेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम ब्राह्मण हो कि राजपूत हो या कोई और कास्ट हो। तो ये उन लोगों ने अचीव किया। फिर जो सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट है एक तरह से, वो द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो क्या है? जो कॉलोनियल उसका जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है, जो प्रिंसिपल्स है कि वो काम कैसे करता है, उसको इन्होंने एक्सपोज़ किया। अब कोई बोलेगा कि यार ये तो कॉमन नॉलेज है कि जो इंपीरियलिज़्म होता है, कॉलोनियलिज़्म होता है, वो बुरा होता है, वो एक्सप्लॉइटेटिव होता है। वो हम लोग आज इसलिए हम लोगों का कॉमन नॉलेज है क्योंकि 1867 में दादा भाई नेहरू ने एक किताब लिखा, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो इसलिए हम लोगों के लिए कॉमन नॉलेज है क्योंकि आर.सी. दत्त ने लिखा कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज़्म है, वो इंडिया का जो लाइफ का जो एसेंस है उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा है या उसको रीप कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। तो उस समय अगर वो क्रिएट नहीं होता, तो ना ये कॉमन नॉलेज जवाहरलाल नेहरू के लिए होता, ना ये कॉमन नॉलेज गांधी जी के लिए होता, ना ये कॉमन नॉलेज हमारे लिए होता। तो किसी ने वो चीज़ लिखा उस समय, इसलिए हमें ये चीज़ मालूम है आज, हमारा कॉमन नॉलेज है। इवॉल्व्ड अ कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम अराउंड विच इंडियंस कुड गैदर एंड वेज पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि करना क्या है, ये लोग ये बता दिए कि करना क्या है, लेकिन इन्होंने किया नहीं क्योंकि इनको मासेस पे भरोसा नहीं था कि जो हमें जो स्ट्रगल वेज करना है वो किस चीज़ के खिलाफ है, ये उनको पता था। लेकिन ये मासेस को बता भी रहे हैं, प्रेस में लिख रहे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो जो भी इनका कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस दे रहे हैं, लेकिन ये मासेस को नहीं बोल रहे हैं कि चलो रोड पे चलो और चक्का जाम करो या जाकर के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो या लैंड रिवेन्यू देना बंद करो। वो ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो लैंड रिवेन्यू देना है ना, वो वही तुम्हारा वो मनी लेंडर को तुमको ओप्रेसिव बना रहा है, मनी लेंडर को। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लैंड रिवेन्यू देना बंद कर दो। उनको ये वो वर्कर्स को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो इंग्लैंड में जो है ना वर्किंग आवर्स लिमिटेड होता है, वहाँ केवल 7 घंटे 8 घंटे काम होता है, यहाँ तुमको 12-13 घंटे काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो वर्कर्स को ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई तुम स्ट्राइक कर दो। The political work of moderate was based on a concrete study of hard reality of the life of the people rather than on narrow appeals to religion, emotion and sentiments. आप ये समझिए कि अगर हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो हिंदुइज्म पे बेस्ड होता कि स्टार्टिंग से ही हिंदू धर्म और बाद में कम्युनलिज्म आया, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से ही अगर वो बस उसी पे बेस्ड होता तो हमारा वो बन पाता क्या? उसमें जो दूसरे रिलीजन्स के हैं या जो हिंदुइज्म में ही जो इतना डाइवर्सिटी है, सब यूनाइट कर पाते क्या? नहीं। तो जो रियलिटी है उस पे इन्होंने अपना क्रिटिसिज्म को बेस किया, अपने क्रिटिक को बेस किया, रैदर देन कि ये बोले कि देखो वो क्रिश्चियन है, हम लोग हिंदू हैं, इसलिए उनका रेस अलग है, हमारा रेस अलग है, इसलिए उनसे लड़ो। उन्होंने बोला देखो वो इंसान, वो जो भी चीज़ है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो है वो हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं वो भी हम बताते हैं, क्या करना है वो भी हम बताते हैं, लेकिन अभी तुमको करने नहीं बोल रहे हैं। वो कौन करने बोलेगा? एक्सट्रीमिस्ट। वो भी नहीं कर पाएंगे, तब गांधी जी आएंगे। इनका लिमिटेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कि दे लैक फेथ इन द कॉमन पीपल। उनको लगता था कि जो मासेस है वो अभी उतना रेडी नहीं है जो स्ट्रीट्स को, मतलब खुद को गवर्न करने के लिए। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई चलो मासेस को हम लोग एक तैयार करते हैं कि ठीक है तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो ब्रिटिश रूल को, तुम मासेस को बता रहे हो, तो तुम उस उनको तैयार तो करो ना, उनको मतलब उनके बीच जाओ, उनको बोलो कि ऐसे ऐसे करना है या प्रोटेस्ट करना है या तुमको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें ये तरीका हो सकता है। वो नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये मासेस के बीच में जा ही नहीं रहे हैं। एक तो इनका इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मासेस का लैंग्वेज भी नहीं बोलते हैं। ये जो न्यूज़पेपर पढ़ लिखते हैं ये एक दूसरे के लिए लिख रहे हैं। जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुछ लिख रहे हैं तो उसको गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ रहे हैं, उसको बंगाल का पेजेंट भी नहीं पढ़ रहा है। जब गोपाल कृष्ण गोखले लिख रहे हैं तो बॉम्बे का कोई वर्कर उसको नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि वो इंग्लिश में है, वो उसको पढ़ रहे हैं। फिर कोई लाला लाजपत राय उसको पढ़ रहे हैं, लाला लाजपत राय जब पढ़ रहे हैं तो पंजाब का किसान उसको नहीं पढ़ पा रहा है। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया
कि मराठा तो लाए इंग्लिश में, लेकिन केसरी भी लाए। अब ये ध्यान रखिएगा, मराठा असल में इंग्लिश न्यूज़पेपर है और केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर है। कभी भी वो लोग एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, और जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो वो इसके लीडर नहीं थे। अब देखिए उस समय भी मॉडरेट्स हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उस समय भी थे, चलो वो बॉम्बे में थे, लेकिन सूर्यनाथ बैनर्जी तो थे, वो बंगाल में ही है, लेकिन उसका लीडरशिप कोई और है, किसी और के पास है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके पास चला गया लीडरशिप। क्यों? क्योंकि जो मासेज हैं उन पे उनका भरोसा ही नहीं है। जैसे ही उनको लगने लगा, जब वो हुआ, स्प्लिट क्यों हुआ 1907 में, कि बात होने लगा कि चलो जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें ये थोड़ा स्वदेशी का बात है, सेल्फ रिलायंस का बात है। तो एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि अब हम लोगों को बंगाल के बाहर भी ये करना चाहिए। तो एक्सट्रीम वो मॉडरेट्स घबरा गए, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर जो प्रेसिडेंट बनना था उस पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा 1907 में, कॉन्फ्लिक्ट वो हो गया, स्प्लिट हो गया। फिर इनको लगता था कि दे वुड बी एबल टू परसुएड द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। मतलब ये सोचिए कि 1870s 80s 90s में काम कर रहे हैं, और ये खुद बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूल जब से स्टार्ट हुआ है 1757 से, तब से ये बुरा बुरा एक्सप्लॉयटेटिव है। तब भी इनको लग रहा है कि ये लोग वो कर देंगे, परसुएड कर देंगे इंग्लिश को। ये कितना वो है, फॉल्स होप है कि आप खुद बोल रहे हो कि आदमी बुरा है और हम इसको परसुएट कर देंगे कि ये हम लोगों के लिए अच्छा करने लगे। हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चलो ये मेरे साथ 10 बुराई कर रहा है लेकिन एक अच्छाई तो कर रहा है। तो ये इनका एक अलग मेंटालिटी था। देयर बेसिक फेलियर वाज नॉट कीपिंग पेस विद द इवेंट्स। अब उन्होंने जनता को बता दिया पहले कि देखो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अंग्रेजों को भी बता दिया कि तुम, हमको पता है कि तुम एक्सप्लॉयट कर रहे हो मेरे को। फिर ये सोच रहे हैं कि हम मासेस को नहीं बोलेंगे कुछ, हम अंग्रेजों को ही बोलेंगे कि भाई प्लीज़ हमारे लिए ऐसा कुछ कर दो, रिफॉर्म ला दो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुछ मेंबर्स बढ़ा दो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को ले लो। ऐसा कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि मासेस जो है वो रेडिकलाइज होते जा रहे हैं। तुम्हारे ही बात को सुन के मासेस रेडिकलाइज हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनको कोई लीड करे। उनको मन है कि वो स्ट्रीट्स में उतरे और वो प्रोटेस्ट करे और वो लैंड रेवेन्यू को देना बंद करे, वर्कर्स प्रोटेस्ट करे। वो इच्छा जाग रहा है जनता में, लेकिन इनके अंदर गट्स नहीं है। गट्स नहीं है मतलब या तो चाहत नहीं है, या चाह नहीं है, मासेस पे भरोसा नहीं है, या इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कर किए नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये फेड हो गए। जब जब 19 इवन टिल होम रूल लीग मूवमेंट जब तक होता है, उसमें भी ढेर सारे मॉडरेट्स ने भाग लिया। लेकिन जैसे ही गांधी जी वो आ जाते हैं सीन में, और उनने बोल दिया कि भाई अब तो स्ट्रीट्स पे ही बात होगा, रॉलेट सत्याग्रह कर लिए, वो चंपारण में हो गया, उसके बाद अहमदाबाद चले गए, खेड़ा चले गए, और तब बोले कि अब ऑल इंडिया होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जितने भी उस समय मॉडरेट्स जिंदा थे, इंक्लूडिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा रेडिकल माने जाते थे, उन उन लोगों को वो साइड हो गए। वो फिर उनका वो ख़त्म ही हो गया कि कांग्रेस से उनका साथ ही ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग ये वीडियो में क्या क्या देखे हैं, एक तो ये जो ये तो कल इसमें था प्री, ये वाला देख लिए प्री। फिर एक्टिविटीज़, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, उसमें सेफ्टी वाल थ्योरी और रियलिटी। फिर मेजर चैलेंजेस, उसके बाद क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश बाय मॉडरेट्स और मेथड्स। फिर इंपॉर्टेंट, फिर इवैल्यूएशन, अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस। ये मॉडरेट्स का है। अभी इनका जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक क्रिटिक। इकोनॉमिक क्रिटिक में क्या है? इकोनॉमिक क्रिटिक किया किसने? जो मिडिल क्लास है, जो न्यूली एमर्जेंट जो मिडिल क्लास था, उसने किया। तो उसको हम लोग वो 1857 को तो उसने सपोर्ट नहीं किया, तो वो फिर इकोनॉमिक क्रिटिक क्यों दे रहा है? जब तक वो एक लिमिट तक उनको क्या लगा कि जो ब्रिटिश रूल है वो अच्छा है, वो बहुत बाद तक उनको लगता ही रहा कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा है। उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल में कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो खराब है और हम लोग उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो 1857 तक वो लोग ब्रिटिश को पूरा अच्छा मानते थे कि हाँ ये लोग कुछ ना कुछ तो हमारा भलाई करके जाएंगे, मतलब जाएंगे क्या, अब हमारा भला ही करेंगे। और लेकिन 1860s आता है, 70s आता है, 80s आता है, वो लोग देख रहे हैं कि यार कुछ अच्छा हो नहीं रहा है,
ना हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ रहा है, ना सिविल लिबर्टीज हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, पॉवर्टी है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रहे हैं, फेमीन आ रहा है, और ऊपर से ये लोग इंपीरियल दरबार कर रहे हैं। तब इन लोगों ने उसको अनकवर करना, लेयर बाय लेयर इसको देखना स्टार्ट किया कि चल क्या रहा है। तब इन्होंने देखा कि ये असल में हमारा जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तब इन्होंने लिखना चालू किया कि भाई देखो, हमें प्लीज यार, जो हमारा देश है वो बर्बाद हो रहा है, तो उसको तुम ठीक करो। जो अन ब्रिटिश रूल है, जैसा दादा भाई नेहरू जी यूज करते हैं, ही डिड नॉट वांट द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश रूल बट द अन ब्रिटिश रूल। मतलब उनको लग रहा था कि जो इंग्लैंड में हो रहा है वो अच्छा है, तो वो चाह रहे थे कि वो इंडिया में हो जाए। The Indian intellectuals initially had adopted a positive attitude towards British rule. They thought that association with Britain would lead to economic development and social modernization. फिर 1860s के आसपास एक डिसइल्यूजनमेंट होता है। फिर वो रियलिटी, ब्रिटिश का जो रियलिटी है उसमें डीपर वो जाने लगते हैं। फिर ये जो मॉडरेट्स हैं, दे वर द फर्स्ट इन 19th सेंचुरी टू डेवलप एन इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन इंडिया, वो पहले थे जो ओवरऑल पूरे दुनिया में उन्होंने एक इकोनॉमिक क्रिटिक तैयार किया कि कॉलोनियलिज्म ऐसे काम करता है। जो कॉलोनियलिज्म है वो एक सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो कि डेमोक्रेसी है, तो वो एक सिस्टम है। अगर आप ले गए अथॉरिटेरियनिज्म, जो या मोनार्की या डिक्टेटरशिप, सब एक सिस्टम है। वन पार्टी रूल एक सिस्टम है। तो ऐसे ही कॉलोनियलिज्म एक सिस्टम है जिसमें कुछ जनरल फीचर्स होंगे। जैसे डेमोक्रेसी का एक फीचर क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो हर जगह होगा जहां भी डेमोक्रेसी होगा, हाँ, लेकिन वो डिफरेंट हो सकता है। कहीं यूनिटरी हो सकता है, कहीं फेडरल हो सकता है, कहीं पार्लियामेंट्री हो सकता है, कहीं प्रेसिडेंशियल हो सकता है। तो कॉलोनियलिज्म तो जहां जहां था कुछ फीचर्स सेम थे कि वहां से गुड्स लाते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, वहां से कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से रिटर्न्स लेके जाते हैं। तो ये चीज तो सब में कॉमन है ना। तो दे वर द फर्स्ट इन द 19th सेंचुरी टू डेवलप एन इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। फिर जो इन्होंने थीम्स बनाया उसको बाद में पॉपुलराइज करके मैसिव स्केल पे मासेस के बीच ले जा करके नेशनलिस्ट एजिटेशन हुआ। फिर इन्होंने तीन चीजों को डिलिनिएट किया। पहला ट्रेड, कि जो ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंडिया में नहीं हो रहा है। जो फाइनेंस है, मतलब जो कैपिटल आ रहा है, क्या बोले ये लोग कि इंडिया में रेलवे को डेवलप करेंगे, ठीक है, वो ब्रिटिश कैपिटल से करेंगे, ठीक है, और जो भी कैपिटल आएगा उस पर 5% रिटर्न देंगे, चाहे उसको लॉस हो जाए। तो फॉर द फर्स्ट 50 और 60 ईयर्स जो रेलवे डेवलप हुआ है इंडिया में वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज था। लेकिन ब्रिटिश फिर भी उसमें इन्वेस्ट करते रहे 50-60 साल तक। क्यों? क्योंकि उनको 5% रिटर्न एश्योर्ड था कि इतना तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब आप अगर 100 रुपए ला रहे हो और आपको लॉस हो जा रहा है, 20 रुपए का लॉस हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। वो 20 रुपए कौन सहेगा? वो इंग्लिश जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सहेगा। ऊपर से आपको 5 रुपए और देगा। तो आपको 20 रुपए तो आपको लॉस नहीं हुआ, 5 रुपए मिल गया। रेलवे जो डेवलप हुआ उसमें इंडिया को क्या हुआ कि 25 रुपए लग गया। और फायदा कौन लेके चला गया? जो इंग्लिश जो कैपिटलिस्ट था। फिर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक क्रिटिक क्या क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया द रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कि उन्होंने ये माना कि जो ब्रिटिश रूल है उसने इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके कारण लैंड पे प्रेशर बढ़ गया, उसके कारण पॉवर्टी बढ़ने लगा, उसके कारण जो फेमिन होने लगा। फिर उनने बोला कि पॉवर्टी हटाने के लिए हमें इंडस्ट्रीज चाहिए इंडिया में। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इंडस्ट्रीज चाहिए लेकिन ब्रिटिश कैपिटल के बेसिस पे हमको नहीं चाहिए, हमको इंडियन कैपिटल पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ये हम लोग देखेंगे, अभी हम पढ़ाई मतलब डिस्कस नहीं किए हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जब कैपिटलिस्ट क्लास करेंगे ना, वो एक ही बार में वो पूरा डेवलप डिस्कस कर लेंगे। तो दे आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हैड टू टेक प्लेस थ्रू डोमेस्टिक कैपिटल। क्योंकि क्या होगा, मतलब इतना प्रॉब्लम क्या है, पैसा कहीं का भी लगे, इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन आप देखिए, अगर 100 रुपये आएगा बाहर, अगर इंडिया का 100 रुपये है, 100 रुपये इंडस्ट्रीज में लगा और उसमें 5% प्रॉफिट हुआ,
तो 5 रुपए भी इंडिया में रहा, तो 100 का 105 बन गया। तो वो इंडिया में फिर खर्च होगा। वो कहीं ना, अगर आप मनी मल्टीप्लायर हो तो बैंक से होता है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो पैसा बढ़ते जाएगा। 5 रुपए कहीं लोन में जाएगा, कहीं उधार में जाएगा, कहीं फिर इन्वेस्ट होगा, फिर उससे रिटर्न आएगा, वो इंडिया में घूमेगा वो पैसा। अगर फॉरेन कैपिटल आएगा, वो 100 रुपये लेके आया, उसने इंडस्ट्रीज बनाया, उसने सामान बेचा, प्रॉफिट किया, वो पैसा वापस भेज देगा अपने परिवार के पास। वो और ज़्यादा, उसको 100 से 110 हो गया, वो फिर एक और इंडस्ट्री खोलेगा, उससे वो और पैसा कमाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि एक समय उसको लगेगा चलो ठीक है वापस चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश यहाँ रहने नहीं आते थे। तो वो यहाँ पे जितना भी अपना कारोबार बेच के वो चला जाएगा, और जितना वो पैसा लाया था, वो 100 रुपये लाया था, वो 150 रुपये लेके चला जाएगा। तो ये हुआ ड्रेन। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश कैपिटल है वो इंडिया में नहीं हो इन्वेस्ट, वो इंडियन कैपिटल इन्वेस्ट हो, क्योंकि वो इंडिया में रहेगा। फिर जो फॉरेन ट्रेड था, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसने धीरे धीरे क्या किया, कॉलोनियलिज्म ने, कि पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको इंडिया में लाने लगे, और इंडिया से ले जाने लगे रॉ मटेरियल। अब इंडिया में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो ब्रिटिश वहाँ पे जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिया आ रहा है। इंडिया में जो गुड्स का सेल हो रहा है उससे जो पैसा आ रहा है वो फिर वापस चला जा रहा है। मतलब आप एक तो हमारा रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो जो हमारे इंडस्ट्रीज को चाहिए, दूसरा आप बाहर से सामान लाके यहाँ बेच रहे हो, और वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी लेके चले जा रहे हो। अगर कोई वहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता और इंडिया में वो लाता, और पहले क्या हो रहा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड कर रहा था 1757 के पहले, वो सामान वो आते थे, वो इंडिया का सामान लेके जाते थे और वहाँ बेचते थे, तो इंडिया को प्रॉफिट होता था, क्योंकि इंडिया का सामान वहाँ बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल वो प्राइस पे बिकता था, रेट पे बिकता था। बाद में क्या होने लगा कि उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं उसको बोला कि जो क्राफ्ट्समैन थे कि तुमको रॉ मटेरियल भी हम देंगे, उन्होंने रॉ मटेरियल को मोनोपोलाइज कर लिया, और बोला कि बाकी इंडियन से तुम नहीं ट्रेड करोगे, तुम अपना फिनिश गुड्स भी हमें बेचोगे। धीरे धीरे उनका रूइन स्टार्ट हुआ। वहाँ पे उन्होंने फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वहाँ से गुड्स आने लगा यहाँ पे। फिर इंडिया का जो और जो इंडस्ट्रीज था वो भी ख़त्म हो गया, बाकी वहाँ से आने लगा गुड्स, यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा। तो ये जो फॉरेन ट्रेड का जो नेचर है कि इंडिया को एक जो प्रॉपर कॉलोनियल रिलेशन है, कि यहाँ पे होम कंट्री है, यहाँ पे कॉलोनी है, यहाँ से फिनिश गुड्स आता है, और यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है। ये एक क्लियर इन्होंने रिलेशन बना लिया, स्पेशली आफ्टर 1813, जब जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अलाउ किया इंडिया में आने के लिए। फिर पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड, इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये पहले से चला आ रहा था। जो जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उतना खराब हालत में नहीं था, अच्छा खासा कर रहा था, तो हम लोग देख चुके हैं कि 35%, 60%, 65% टैरिफ लगाते, तो उसके बाद भी प्रॉफिटेबल वो चल रहा था, इंडियन ट्रेड फिर भी प्रॉफिटेबल था। तब इन्होंने वहाँ पे टैरिफ जो है वो और बढ़ाते गए। एक जगह तो पता नहीं, वो श्योर नहीं है हम, एक जगह पढ़े कि किसी एक गुड पे 400% टैरिफ था। तो अगर वो सही है तो आप सोच लो कि किस हद तक वो गिरे हैं कि इंडियन जो आर्टिजन्स हैं उनका हालत खराब हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो criticism of policy which had first ruined the traditional handicraft industries and then was subjecting the infant Indian industries। एक तो ये लोग, अब अगर आप देखोगे तो 1850 से ना इंडिया में इंडस्ट्रीज, खास करके जो कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल में कुछ काम होने लगा धीरे धीरे। तो वहां पे भी अगर आप लगा रहे हो, यहाँ से तो हम नहीं बेच सकते, तुमने टैरिफ लगा लिया है, और वहां से तुम फ्री में गुड्स भेज रहे हो। और जो इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमी देखिए, एक टर्म होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि अगर आपको 10 सामान बनाना है तो आपको वो, आपके पास एक फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, और उसका कैपेसिटी है 100 गुड्स बनाना, अगर आप उसमें 10 बना रहे हो ना तो आपको महंगा पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप 100 बना रहे हो, कीपिंग इन माइंड कि जो रॉ मटेरियल उसका प्राइस सेम हो। क्यों? क्योंकि प्रोसेस वही है, मशीन वही चलेगा, जो इनिशियल कॉस्ट है वो सेटअप हो चुका है, उसके बाद फिर जो वो रेकरिंग कॉस्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप होने के लिए बहुत पैसा चाहिए अभी, उसको तुम ये ब्रिटिश गुड्स से वो कंपटीशन करवा रहे हो, तो वो वैसे ही डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले तो तुमने जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था उसको रूइन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया।
अपना गुड्स से तुमने मार्केट भर दिया हमारा, और उसके बाद जब हम लोग अपना इंडस्ट्रीज बना रहे हैं तो उसको भी तुम डेवलप नहीं होने दे रहे हो। फिर रेलवेज का डेवलपमेंट, इसको ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्यों? इसका देखिए कि एंटायरली फंडेड बाय ब्रिटिश कैपिटल, उसमें 5% रिटर्न दे रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 50 ईयर्स और सो दे वर अ लॉस मेकिंग कंसर्न, और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ लॉसेस। अभी बोले कि अगर 100 रुपए लाता है और 80 रुपए हो जाता है तो भी वो 105 लेके जाएगा, और ये जो 20 रुपए उसका नुकसान और 5 रुपए उसका रिटर्न, वो कौन देगा? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है। रेलवेज का जो प्लानिंग हुआ, जो कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका जो मैनेजमेंट था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? दो मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला कि जो तीन मेन ऑब्जेक्टिव था एक्चुअली, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उसको इंडिया के इंटीरियर तक पहुंचाओ, क्योंकि वो तो आएगा, वो शिप से आएगा, वो कोस्टल एरियाज में रहेगा। उसके बाद आप बाय लैंड कहाँ तक लेके जाओगे? लैंड उस समय डेवलप नहीं था। दूसरा जो रेलवेज है वो उसको डेवलप करना मे बी कॉस्टली हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रैपिड है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो गुड्स को लेके जाना है इंडियन इंटीरियर्स से तक, और जो रॉ मटेरियल है उसको लेके आना है कोस्टल एरियाज में जहां से वो एक्सपोर्ट हो सके। तीसरा क्या है कि उनको इस तरह से ले किया गया या प्लान किया गया कि जो ट्रूप्स हैं उसका फास्टर मूवमेंट हो सके। तो एक तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा जो गुड्स आ रहा है ब्रिटेन से उसको हम इंटीरियर तक लेके जाएंगे, दूसरा कि जो इंटीरियर में रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको हम कोस्टल एरियाज में लाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तीसरा इस तरह से बना रहे हैं कि जो ट्रूप्स हैं उसका मूवमेंट हो सके। उसके अलावा ये ऐसा जो एक चौथा है उसको मेंशन नहीं किया हम, कि इस तरह से फेयर जो चार्जेस हैं, जो मतलब टिकट का भाड़ा है, वो इस तरह से लगाया गया कि अगर आपको इंटीरियर ट्रैवल करना है इंडिया में, फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपको आगरा जाना है, या आगरा से आपको सेंट्रल प्रोविंस में नागपुर जाना है, कहीं भी जाना है, वो आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिल्ली से सूरत जाना है, दिल्ली से कलकत्ता जाना है, तो वो सस्ता पड़ेगा। क्यों? तो वो गुड्स लेके जाएगा, रॉ मटेरियल लेके जाएगा, और फिर वो गुड्स लेके जाएगा जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल पैटर्न ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मतलब टैक्सेशन। सबसे पहले तो बोले कि लैंड रिवेन्यू को रिड्यूस करो, सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करो, इनकम टैक्स को लगाओ। अब एक जगह पढ़े कि इनकम टैक्स को क्रिटिसाइज किया, एक जगह पढ़ रहे इनकम टैक्स को लगाया। तो लगाने का उसका जो प्रोसेस था कि किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर बोल रहे हैं जो ये तो बहुत दिन से डिमांड था कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाओ ब्रिटिश गुड्स पे, और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको घटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये एक ऐसा चीज है, ये स्टार्ट हुआ ना जब ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद फिर सारी चीज दे फेल इन लाइन। द इंडियन लीडर्स आर्ग्यूड दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज कैपिटल एंड वेल्थ वाज बीइंग ट्रांसफर्ड और ड्रेन टू ब्रिटेन। ये वेरियस फॉर्म्स लिया। इसने क्या किया कि ब्रिटिश क्या बोलते थे कि हम लोग तुम्हारा इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, तुमको तुम्हारे लिए वाइट मैन्स बर्डन है हमारा कि तुमको हम डेमोक्रेसी दे और जो भी दे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ ने क्या ये बताया कि देखो यार, तुम हमारे यहाँ आए तो, लेकिन तुम हिडन वे में पहले तुम प्लंडर कर रहे थे। क्लाइव जो है वो सीधा भाई मेरे को पैसा दे वरना, पैसा बोल रहा था मीर जाफर को। लेकिन अब क्या है कि वो हिडन वे में कर रहे हैं, अब डायरेक्ट नहीं है कि मेरे को पैसा दो। अब वो अपना कैपिटल ला रहे हैं, या वो ट्रेड इस तरह से कर रहे हैं, या उनका रिवेन्यू इस तरह से है जो कलेक्शन का, वो कलेक्ट करके हिडन वे में वो इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं। तो इसको बोले वो लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ। खास करके इसमें आया जो इसको बोला गया फाइनेंस कैपिटलिज्म। अगर आप पढ़िएगा तो पहले मर्केंटलिज्म आता है, फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आता है, फिर आता है फाइनेंस कैपिटलिज्म। मर्केंटलिज्म जब आप ट्रेड करते हो, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो और दूसरे को बेचते हो, फाइनेंस कैपिटलिज्म जब आप अपना कैपिटल दूसरे को डालते हो। और ये सबसे खतरनाक है जो नॉर्थ जो यूएसए ने किया हुआ है लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में जो अब चाइना कर रहा है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। Moreover, the drain theory possesses the great political merit of being easily grasped by a
नेशन ऑफ पेजेंट्स। क्यों? ये क्यों ऐसा, क्यों भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है? तो ओके, तो उसको पता है पेजेंट को कि यार खेती हम कर रहे हैं, हल हम जोत रहे हैं, पसीना हम बहा रहे हैं, और वो आता है जमींदार, वो अपना लाठी लेकर के और मेरा सारा चीज लेकर चले जाता है। तो वो देख रहा है कि हाँ यार ये चीज होता है कि पैसा किसी का है और किसी और के पास चला जाता है। तो वो ये चीज को रियलाइज कर रहा है कि हाँ, जो इंडिया में पैसा जो जनरेट होना चाहिए, जो हो रहा है, वो इंग्लैंड चला जा रहा है। इट इज अ वेरी इजी थिंग टू ग्रास्प, इट वाज अ वेरी इजी थिंग टू ग्रास्प फॉर द पेजेंट्स। सबसे पहले किसने बोला? तो दादा भाई नेहरू जी ने बोला। 1867 में उन्होंने लिखा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। He put forward the idea that Britain was draining and bleeding India. He wrote in 1880, "It is not the pitiless cooperation of operation of economic laws, but it is the thoughtless and pitiless action of the British policy." मतलब इकोनॉमिक वो नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम नहीं चल रहा है कि हाँ एक इकोनॉमिक थ्योरी है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपका एफडीआई एफपीआई बाहर जा रहा है तो आपका रुपया कमजोर हो जाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा है। कोई इकोनॉमिक लॉज यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। इट इज द पिटीलेस एक्शन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, इट इज द पिटीलेस ईटिंग ऑफ इंडिया सब्सटेंस इन इंडिया एंड द फर्दर पिटीलेस ड्रेन टू इंग्लैंड। इन शॉर्ट इट इज द पिटीलेस परवर्जन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। परवर्जन मतलब जो लॉ होना चाहिए उसको खत्म, उसको तोड़ मड़ोड़ दिया है। बाय द सैड ब्लीडिंग टू विच इंडिया इज सब्जेक्टेड, दैट इज डिस्ट्रॉइंग इंडिया। आरसी दत्त ने क्या लिखा? So great an economic drain out of the resources of a land would impoverish the most prosperous countries on earth. It has reduced India to a land of famines, more frequent, more widespread, and more fatal than any known before in the history of India or of the world. मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उसने जो इंडिया में का जो फेमीन है वो इतना खतरनाक है कि आज तक इतिहास में देखा ही नहीं गया। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रेन क्या था? सबसे पहले तो जो ब्रिटिश के जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, वो सैलरी पाते थे और वो पेंशन पाते थे। तो अब सैलरी पाया उसने 100 रुपया, तो उसने 20, 25, 30 रुपए अपने पे खर्चा किया। वो इंडिया में खर्चा हुआ, वो ड्रेन नहीं हुआ। लेकिन उसका परिवार अगर रहता है यूके में, इंग्लैंड में, जो यूजुअली रहता था, वो लोग क्या करते थे इंग्लैंड में, यहाँ आते थे अपने परिवार को छोड़ करके और यहाँ पे एक दो इंडियन लड़कियों के साथ रहने लगते थे। तो वहीं से पैदा हुए ये एंग्लो इंडियंस। तो ये जो 60-70 रुपए भेज देते थे, वो हुआ ड्रेन। पेंशन तो डायरेक्ट ड्रेन है। यहाँ रिटायर हुए चले गए वहाँ, तो वहाँ का सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो थोड़ी देगा उनको पेंशन, वो देगा ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया में है। तो वो जा रहा है हर साल पेंशन के तौर पे, तो वो डायरेक्ट ड्रेन है। रेमिटेंसेस टू इंग्लैंड बाय यूरोपियंस टू देयर फैमिलीज, ये 2 पॉइंट सेम है। ये पता नहीं किताब में 2 पॉइंट क्यों था। Remittances for purchase of British goods for consumption of British employees in India as well as the stationery that was imported from England। मतलब उस समय जो ब्रिटिश क्राउन का ये था ना कि जो जो यहाँ जो ब्रिटिश लोग रहेंगे ना, उनका जो भी कंजम्पशन होगा ना, इवन उनका जो जूता होगा, पॉलिश होगा, जो पेन होगा, इंक पॉट होगा, वो सब इंग्लैंड से आएगा। मतलब वो इंडिया में प्रोड्यूस करवा सकते थे इंडस्ट्री सेटअप करके, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो इंग्लैंड में, क्योंकि उनको अपना जो फैक्ट्री है उसको चलाना है, उसमें गुड्स प्रोड्यूस करना है, उसको प्रॉफिट करवाना है, तो वो वहां से मंगवा रहे हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रहा था क्योंकि खर्चा बहुत था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत है, और जो इनकम है उतना नहीं है, क्योंकि भाई तुम जब एग्रीकल्चर पे तुम अगर वो नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो, तो लैंड रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तुम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करवा रहे हो तो टैक्स नहीं मिलेगा। तुम इनकम नहीं बढ़वा रहे हो इंडिविजुअल्स का, तो इनकम टैक्स लगा भी दोगे तो ज़्यादा टैक्स नहीं आएगा, तो तुमको लोन लेना पड़ेगा। लोन कहाँ से लोगे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इंग्लैंड में। या तो तुम पब्लिक से ले लो, या तुम आगे सरकार से ले लो, तो तुम उस पर इंटरेस्ट दोगे, तो वो चला गया, इंडिया से ड्रेन हो गया। प्रॉफिट्स ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया, अभी हम लोग देखें रेलवे का एग्जांपल। फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया, वो उसको पूरा गारंटी दे देता था कि आओ यहाँ पे करो, कोई रिस्क नहीं है, तुमको रिटर्न तो मिलेगा ही। होम चार्जेस क्या था कि अभी वो हम लोग देखे 1858 वाले में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया और उसका एक इंडिया काउंसिल दे दिया।
उसका जो पेमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट करेगा। उसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिटिश जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका भी पेमेंट इंडिया से जा रहा था। तो ये मेनली जो 5-6 तरीके हैं इसमें ड्रेन हो रहा था। इसका मेन इसने किया क्या कि जो लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल था ना उसको खत्म कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश रूल बोल रहा था, जो ब्रिटिश थे वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे बेनिफिट के लिए यहाँ पे हैं, इंडियंस को बोल रहे थे। लेकिन इसने बोला कि यार तुम नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हो यार, तुम गलत बोल रहे हो, तुम हमारे बेनिफिट के लिए नहीं हो, तुम हम लोगों को मतलब लूट रहे हो। द कोरोजन ऑफ फेथ, मतलब जो धीरे धीरे, जो कोरोजन क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होना। रूल inevitably spread to political field. In the course of their economic agitation, the nationalists linked nearly every important economic question with the politically subordinated status of the country, ultimately leading to demand for self-government. ये इसका क्या मतलब है? Important economic question with politically subordinated, poverty है तो वो colonialism के कारण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो colonialism के कारण है। फेमीन आ रहा है तो वो colonialism के कारण है। जो भी इकोनॉमिक इशू है वो कोलोनियलिज्म के कारण है। तो ये है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म, और ये किया है मॉडरेट्स ने सबसे ज्यादा। तो आज क्या क्या देखे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट किए थे। प्री नेशनल आईएनसी, प्री 1857 देखे, फिर पोस्ट 1857 देखे कि नए लीडर्स आ गए थे, उन्होंने नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। फिर एक्टिविटीज कुछ कुछ था 3-4। फिर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में सेफ्टी वॉल थ्योरी था और रियलिटी था। फिर मेजर ऑब्जेक्टिव्स था कि एक इंडियन पीपल बनाना है, कोलोनियलिज्म का अंडरस्टैंडिंग, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये सब था। उसके बाद क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश, इकोनॉमिक क्रिटिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कुछ मांग रहे थे, और कुछ अदर ऐसा जनरल था। फिर मेथड क्या था, तो ये सेंडिंग प्रेस, पिटिशंस, पासिंग रेजोल्यूशंस, यूज ऑफ प्रेस। फिर इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स, फिर इवैल्यूएशन अचीवमेंट क्या क्या था, तो नेशनल अवेकनिंग, पॉलिटिकल वर्क, ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल को इन्होंने वो किया, बाहर लाया। फिर लिमिटेशन की, मासेस में वो नहीं था, कोई मास मूवमेंट नहीं कर पाए, और दे कुडंट कीप पेस विद द टाइम्स। फिर इकोनॉमिक क्रिटिक था कि पहले जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो कुछ हद तक वो थे कि हाँ चलो ब्रिटिश रूल अच्छा है, फिर समझ में आया कि नहीं भाई ये तो सही नहीं है। फिर वेरियस एस्पेक्ट्स, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा लेकिन इंडियन कैपिटल से होगा। फिर फॉरेन ट्रेड को क्रिटिसाइज किया कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं इंडियन और रॉ मटेरियल जा रहा है। फ्री ट्रेड को क्रिटिसाइज किया जिसके कारण रूइन हुआ था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का, और जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म हो रहा है, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे। रेलवे को क्रिटिसाइज किया था, डेवलपमेंट। और कॉलोनियल पैटर्न ऑफ फाइनेंस, कि जो टैक्सेशन है या जो पैसा खर्चा हो रहा है वो क्या हो रहा है। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ देखें कि ये 4-5 तरीके से ड्रेन होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में वी विल कवर एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वदेशी मूवमेंट। थैंक यू।